जरा एक विरोधाभास मतलब एक बहुत बड़े पैराडॉक्स के बारे में सोचिए। एक ऐसा पन्ना जो इतना शक्तिशाली है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करके पूरी संसद के बनाए गए भारी भरकम कानूनों को भी रद्द कर सकती है। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आप इसी एक पन्ने को लेकर किसी पुलिस स्टेशन में जाएं और कहें कि इसके आधार पर मेरी एफआईआर दर्ज करो, तो वो कहेंगे कि इस पन्ने की अपने आप में कोई सीधी कानूनी अहमियत नहीं है। सही बात है, वो सीधे मना कर देंगे। तो आज के इस डीप डाइव में हम सभी का स्वागत करते हैं, जहां हम भारतीय लोकतंत्र के इसी सबसे बड़े विरोधाभास यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम स्लाइड 1 की उस शानदार तस्वीर को देखें, बैकग्राउंड में संसद भवन की राष्ट्रीय तस्वीर है और सामने एक चमकती हुई खुली किताब। यह अकेला पन्ना भारत की आत्मा, दर्शन और पहचान को अपने भीतर समेटे हुए हैं। और आज हमारा मिशन है एक शिक्षक की तरह इस प्रस्तावना के 8 आयामों को एक एक करके डिकोड करना। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है। लोग अक्सर किसी भी किताब को पढ़ते समय उसके प्रस्तावना वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये तो बस एक औपचारिकता है। लेकिन असल में भारत के संविधान के मामले में ये एक पन्ना सिर्फ भूमिका नहीं है, ये उस पूरी सोच का निचोड़ है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। अब हम स्लाइड 2 की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे। अगर मैं इसे किसी फिल्म के ट्रेलर या किताब के इंडेक्स से तुलना करूं जो बताता है कि पूरी किताब किस बारे में है, तो क्या ये सही होगा? एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ये पूरे संविधान का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। इसीलिए प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र कहा था। आइडेंटिटी कार्ड, ये बहुत ही सटीक शब्द है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी पहली लाइन में है। इसकी शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इसका मतलब है कि देश की असली ताकत किसी राजा या भारी शक्ति में नहीं है, बल्कि आम नागरिकों में है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। चलिए आगे अगले स्लाइड में देखते हैं, जहां हम बैकग्राउंड की चर्चा है। आजादी के बाद देश कैसे चलेगा, इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जिसे संविधान सभा ने बनाया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या ये विचार पूरी तरह से हमारा अपना था या हमने इसे कहीं से प्रेरित होकर लिया? क्योंकि स्लाइड 3 के विजुअल में 2 देशों के झंडे और संविधान सभा की बैठक दिख रही है। देखिए, विचार पूरी तरह से हमारा नहीं था। संविधान के शुरुआत में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये जो आइडिया है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अच्छा, अमेरिका से। हाँ। लेकिन इसकी जो सुंदर भाषा है, जो इसका एक फ्लो है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हमने बेहतरीन विचारों को लिया और उन्हें अपने सांचे में ढाल दिया, मतलब एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाया। अब स्लाइड 4 पर चलते हैं, जहां हम इसके निर्माण के टाइमलाइन को समझेंगे। ये रातों रात तो नहीं लिखा गया होगा। 1946 से 1950 तक का सफर है। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे लंबा वैचारिक मंथन था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान और प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया, यानी अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया। और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, जो चित्र में एक बैच के रूप में भी दिखाया गया है। सही कहा। और अंत में 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ, जिसे हम कमेंस होना कहते हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा के बाद अब हम स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दृश्य में एक भव्य इमारत की छत है जो भारतीय राज्य को दर्शाती है, और ये 5 अलग अलग रंग के मजबूत स्तंभों पर टिकी है। ये 5 पिलर्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 शब्द भारत देश की मुख्य विशेषताएं घोषित करते हैं: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आइए पहले स्तंभ स्लाइड 6 पर ध्यान दें। ये सॉवरेन या संप्रभुता के बारे में है। चित्र में एक विदेशी राजा का मुकुट क्रॉस किया हुआ है और भारत का चमकता हुआ झंडा है। इसका अर्थ बहुत साफ है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ब्रिटेन या यूएन, किसी का भी कोई बाहरी नियंत्रण नहीं है। मतलब भारत किससे व्यापार करेगा, ये केवल भारत सरकार तय करेगी, कोई और नहीं। बिल्कुल, हम अपने सुप्रीम बॉस खुद हैं। अब स्लाइड 7 की ओर बढ़ते हैं, जहां 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दोनों शब्द मूल संविधान में थे ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी यूपीएससी फैक्ट है। 1950 के मूल संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे।
इन्हें 42nd संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, तो 1976 में। और सोशलिस्ट या समाजवादी का यहाँ क्या मतलब है? चित्र में विविधता वाले लोगों का एक घेरा दिख रहा है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य संपत्ति और अवसरों में असमानता कम करना है, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था या सब्सिडी देना। ये वेलफेयर स्टेट की सोच है। और सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष का मतलब? चित्र में सभी धर्मों के प्रतीकों वाला एक चक्र है। भारत में सेक्युलर होने का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को धर्म पालन की आजादी देती है। ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म से काफी अलग और पॉजिटिव है। आगे स्लाइड 8 में देखते हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यहाँ चित्र की तुलना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वोटिंग बॉक्स है और दूसरी तरफ एक राजा की तस्वीर को क्रॉस किया गया है, जबकि एक निर्वाचित प्रतिनिधि को सही का टिक मार्क दिया गया है। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक का अर्थ है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, जहां 18+ उम्र वालों को वोटिंग का अधिकार है। और रिपब्लिक का मतलब? रिपब्लिक यानी राज्य का अर्थ है कि देश का प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट चुना हुआ व्यक्ति होता है। जैसे हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं। बिल्कुल, यूके की तरह कोई वंशानुगत राजा या रानी नहीं। राज्य की प्रकृति को समझने के बाद अब हम स्लाइड 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दृश्य में एक खुलता हुआ खजाना है जिसमें से चमक निकल रही है। ये खजाना संविधान के 4 उद्देश्यों या उपहारों को दर्शाता है। यदि पिछले 5 स्तंभ बताते हैं कि राज्य क्या है, तो ये 4 लक्ष्य बताते हैं कि राज्य को नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए। मतलब एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए ये 4 उपहार हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सही कहा। अब हम स्लाइड 10 में पहले 2 उपहारों को करीब से देखते हैं। पहला है जस्टिस यानी न्याय। चित्र में एक तराजू है। ये विचार 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है और इसके 3 प्रकार हैं: सामाजिक, जहां जाति या धर्म का भेदभाव न हो; आर्थिक, जिसका मतलब है आय असमानता कम करना; और राजनीतिक, यानी सबको समान वोटिंग अधिकार। और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। यहाँ एक उड़ता हुआ सफेद कबूतर दिखाया गया है। लिबर्टी का स्रोत फ्रांसीसी क्रांति है और प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और उनमें परीक्षाओं के लिए एक एक्सपर्ट टिप है कि इन प्रकारों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे 3 न्याय और 5 स्वतंत्रता। ये याद रखने वाली बात है। अगले स्लाइड 11 में अन्य 2 लक्ष्यों को समझते हैं। यहाँ इक्वालिटी या समता के लिए बराबर का चिन्ह है। समता 2 प्रकार की होती है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा यानी समाज में सभी समान हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। और अवसर का मतलब है कि नौकरी या शिक्षा में बिना भेदभाव के सबको समान मौके मिलेंगे। और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता चित्र में हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। फ्रेटर्निटी का अर्थ है भाईचारे की भावना। इसके 2 लक्ष्य हैं: पहला, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। बारे में है। बीच में एक लाइट बल्ब का चित्र है। ये गैर न्यायिक या नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब मैं सीधे कोर्ट नहीं जा सकता इसे लागू करवाने। और ये संसद के लिए कोई पावर सोर्स भी नहीं है। बिल्कुल, न तो ये संसद को शक्ति देती है, न ही रोकती है। तो फिर इसका फायदा क्या है? यही तो वो लाइट बल्ब मोमेंट है। ये एक गाइडिंग लाइट या मार्गदर्शक है। जब संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे समझने के लिए प्रस्तावना का उपयोग करता है। ये पूरे संविधान की आत्मा और दर्शन है। आगे स्लाइड 13 में देखते हैं कि महान विद्वानों ने इसके बारे में क्या कहा। यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प कोट्स हैं। हाँ, के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, जिसे चित्र में एक स्क्रोल से दर्शाया गया है। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और सबसे कीमती गहना कहा। चित्र में एक चमकता हीरा है। अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। और सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान की कुंजी या कीनोट कहा, इसलिए यहाँ एक पुरानी चाबी का चित्र है। निष्कर्ष यही निकलता है कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान सपनों को दर्शाता है। अब स्लाइड 14 पर चलते हैं, जहां एक बहुत बड़ी कानूनी बहस को सुलझाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जुड़ी है। ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है।
शुरुआत होती है 1960 के बेरुबारी यूनियन केस से, जहां कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अच्छा, तो पहले उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, लेकिन फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। कोर्ट ने अपना फैसला बदला और कहा कि देखिए, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो क्या संसद इसे बदल सकती है? संशोधन हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। समझ गया। और फिर 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ? यहाँ एक पिन किया हुआ चित्र है। उसमें कोर्ट ने पुनः पुष्टि की कि यह संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यह मामला अब पूरी तरह सेटल हो चुका है। इस कानूनी सफर के बाद अब हम स्लाइड 15 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक समरी है। प्रस्तावना हमारी पहचान, शक्ति का स्रोत और राष्ट्र का लक्ष्य है। और संशोधनों की बात करें तो अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। और 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल, और अखंडता शब्द को फ्रेटर्निटी वाले पैराग्राफ में जोड़ा गया था। अब स्लाइड 16 की ओर बढ़ते हैं, जो एक विजुअल चीट शीट है, एक माइंड मैप। हाँ, चित्र के बीच में प्रिएम्बल लिखा है और 4 दिशाओं में नोड्स हैं। शक्ति का स्रोत जो जनता है, अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949, उधार लिए गए आदर्श जो रूस और फ्रांस से हैं, और इसकी प्रकृति एवं संशोधन जो 42वें CAA से जुड़ा है। ये रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। और अंत में स्लाइड 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। हमारे पास 3 सवाल हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े? इसका जवाब है ऑप्शन बी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। दूसरा सवाल, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है? ये तो बहुत ही ऐतिहासिक है। जवाब है सी, केशवानंद भारती केस। और आखिरी सवाल, कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका जवाब है बी, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यदि ये जवाब सही है तो तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। शानदार। तो आज की चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के वर्तमान और भविष्य का दिशा निर्देश है। बिल्कुल, ये हमारे देश का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगा। मूल प्रस्तावना ने 20वीं सदी के भारत को दिशा दी, लेकिन आज के इस डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में यदि हमें प्रस्तावना में एक नया लक्ष्य जोड़ना पड़े तो वो क्या होना चाहिए? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। शायद डिजिटल प्राइवेसी या फिर इकोलॉजिकल जस्टिस यानी पारिस्थितिक न्याय। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करते रहिए।